31 अक्टूबर 2001 तमिलनाडु के कोडाईकनाल हिल्स में सुबह का वक्त है और दो फॉरेस्ट गार्ड्स रूटीन पेट्रोल पर निकले हैं। तभी उनको पहाड़ों के नीचे एक डेड बॉडी दिखाई देती है, एक यंग लड़के की बॉडी। पुलिस बुलाई जाती है, पोस्टमार्टम होता है और इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि उस आदमी का मर्डर हुआ था गला घोंटकर। लेकिन असली शौक मर्डर से नहीं आया, शौक आया उस नाम से जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान सामने निकला। इंडिया का सबसे फेमस रेस्टोरेंट चेन में से एक का फाउंडर, साउथ इंडियन फूड को ग्लोबल लेवल तक ले जाने वाला आदमी, सरवना भवन का फाउंडर पी राजागोपाल, या फिर जैसा लोग उन्हें बुलाते थे अन्नाची। एक रिस्पेक्टेड बिजनेसमैन, एक सेल्फ मेड सक्सेस स्टोरी, एक रिलीजियस आदमी, एक एम्प्लॉयर जिसको लोग ऑलमोस्ट भगवान मानते थे। तो सवाल ये था कि कोडाईकनाल के पहाड़ों में मिली एक बॉडी का कनेक्शन इंडिया के डोसा किंग के साथ कैसे हो सकता है। और ये कहानी सिर्फ एक मर्डर की नहीं है, ये कहानी है पावर की, ऑब्सेशन की, फियर की, और एक ऐसे आदमी की जिसे धीरे धीरे लगने लगा था कि पैसा और इन्फ्लुएंस उसको हर चीज से ऊपर बना चुका है। ये स्टोरी है द डोसा किंग ऑफ इंडिया, पी राजागोपालन की। फिफ्थ अगस्त 1947 तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में जन्म होता है पी राजागोपालन का। परिवार फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं था, इतना कि राजागोपाल को बहुत ही छोटी उम्र में पढ़ाई छोड़कर काम करना पड़ा। कभी डेली वेजेस जॉब, कभी छोटे मोटे काम वगैरह वगैरह। और फिर 21 साल की एज में चेन्नई के कोडम्बक्कम एरिया में उन्होंने एक छोटी सी ग्रोसरी की शॉप खोली। इसी दौरान उनकी शादी भी हो जाती है वल्ली अमल से। अगले कुछ सालों में उन्होंने एक और ग्रोसरी शॉप खोल ली और यहीं पर उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट आया। एक दिन उनकी शॉप पे कस्टमर कैजुअली बोलता है, यार यहाँ पर आसपास ढंग के खाने खाने के लिए कुछ नहीं है, 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। बस राजागोपाल के दिमाग में एक आइडिया आया रेस्टोरेंट खोलने का। वैसे भी राजागोपाल एस्ट्रोलॉजी में बहुत स्ट्रांगली बिलीव करते थे। उनके एक एस्ट्रोलॉजर ने उनको बोला था कि तुमको कुछ ऐसा बिजनेस करना चाहिए जिसमें फायर, आंख का यूज होता हो। और उसी वक्त राजागोपाल ने डिसाइड कर लिया था कि शायद उनकी जिंदगी किचन के काम से बदलने वाली है। 14 दिसंबर 1981 एक नॉट सो क्राउडेड मार्केट में उन्होंने स्टार्ट किया सरवाना भवन। मेन्यू सिंपल था, डोसा, इडली, वड़ा, फिल्टर कॉफी। लेकिन राजागोपाल सिंपल बिजनेसमैन नहीं थे, वो ऑब्सेसिव थे। रेस्टोरेंट में चावल कहाँ से आएगा, स्टाफ के नेल्स ट्रिम है कि नहीं, किचन कितना क्लीन है, कस्टमर्स को फूड कितनी जल्दी सर्व हुआ, हर चीज को पर्सनली मॉनिटर करते थे। और साथ ही एम्प्लॉयज के साथ उनका बिहेवियर काफी जेनरस माना जाता था। वर्कर्स के बच्चों की एजुकेशन, लाइफ इंश्योरेंस, पोंगल पर पूरी फैमिली के लिए नए कपड़े, ये सब राजागोपाल करते थे। धीरे धीरे सरवाना भवन चेन्नई में फेमस होने लग गया, फिर तमिलनाडु में और फिर पूरे इंडिया में। और इसी दौरान लोगों ने राजागोपाल को एक नया नाम दिया, अन्नाची, मतलब बड़ा भाई। लेकिन पब्लिक इमेज और प्राइवेट रियलिटी कभी कभी दो अलग चीजें होती हैं, और राजागोपाल की प्राइवेट रियलिटी अभी दुनिया को पता चलनी बाकी थी। चेन्नई से कुछ दूर एक विलेज है वेद्रनायम। यहाँ रहती है एक फैमिली, और उस फैमिली में थी एक लड़की जीव ज्योति। उसके फादर का बिजनेस फेल हो चुका होता है, फैमिली पर लगभग 3 लाख रुपए का डेट होता है। उन्हें डेस्परेटली एक जॉब की जरूरत थी और फिर उनको काम मिला सरवाना भवन में। फैमिली चेन्नई शिफ्ट हो गई। उनको लगा कि शायद अब उनकी जिंदगी फाइनली स्टेबल हो सकती है, और शुरू में एग्जैक्टली वही हुआ। राजागोपाल एम्प्लॉयज को सिर्फ सैलरी नहीं देते थे, वो उनके पैसे पर बैंक से ज्यादा इंटरेस्ट देते थे। इसलिए बहुत सारे एम्प्लॉयज अपने सेविंग्स भी राजागोपाल के पास ही रखते थे। जीव ज्योति के फादर ने भी अपनी सारी प्रॉपर्टी, पैसा उन्हीं के पास जमा किया एक हायर इंटरेस्ट के लिए। धीरे धीरे उनकी फाइनेंशियल कंडीशन काफी इंप्रूव भी होने लगी। जीव ज्योति के फादर मैनेजर बन गए और रेस्टोरेंट के पास रहने लग गए, क्योंकि उनको एक फ्री में घर दे दिया था राजागोपाल ने। फैमिली को लग रहा था कि अन्नाची ने तो उनकी लाइफ ही बदल दी। ऐसे करते करते साल बीतने लगे। जीव ज्योति बड़ी हो रही थी। लगभग 15 साल की एज में उसके छोटे भाई के लिए एक मैथ ट्यूटर रखा गया, जो घर आके पढ़ाता था, जिसका नाम था प्रिंस शांता कुमार। मैथ स्कोर्स भी इंप्रूव हुए, फैमिली भी खुश हुई। और इसी दौरान राजागोपाल का इंटरेस्ट इस फैमिली में और बढ़ने लग गया। यही एक और डिस्टर्बिंग चीज सामने आती है। राजागोपाल ने इसी पीरियड एक सेकंड मैरिज करी। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये वुमेन उनके कुक की वाइफ थी। कुक ने इनिशियली अपोज किया, लेकिन प्रेशर इतना ज्यादा था कि इवेंचुअली वो पीछे हट गया। और कुछ साल बाद अब राजागोपाल की नजर किसी और पर थी, जीव ज्योति। एक दिन राजागोपाल जीव ज्योति की फैमिली को बुलाता है और बोलता है कि तुम्हारी बेटी बड़ी हो रही है, उस ट्यूटर को हटा दो। वो प्रिंस को पसंद नहीं करते थे, लेकिन फैमिली उनकी बात इग्नोर कर देती है। और शायद राजागोपाल को पहली बार लगा कि किसी ने उनकी बात को मना किया। जीव ज्योति की फैमिली से घर वापस ले लिया जाता है और फादर की जॉब भी छीन ली जाती है। तो एक बेटर जॉब की सर्च में उनके फादर मलेशिया शिफ्ट हो जाते हैं, लेकिन फैमिली चेन्नई में रहती है। और इसी दौरान जीव ज्योति और प्रिंस एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। उन दोनों के बीच प्यार हो जाता है। 28 अप्रैल 1998 को दोनों घर से भागकर शादी कर लेते हैं और साउथ चेन्नई के कोट्टीवक्कम एरिया में सेटल हो जाते हैं। कुछ सालों तक सब ठीक रहता है। फिर जीव ज्योति एक ट्रैवल एजेंसी स्टार्ट करना चाहती थी,
लेकिन प्रॉब्लम एक थी, पैसे, क्योंकि ना कोई सेविंग्स है ना ही कोई लोन मिल सकता है। तो वो अपनी माँ के पास जाती है और माँ बोलती है मदद सिर्फ अन्नाची कर सकते हैं, और राजा गोपाल तुरंत हाँ भी कर देते हैं। लेकिन इस हेल्प के पीछे एक रीज़न था। उनके एस्ट्रोलॉजर ने एलिजेडली उनको बताया था कि अगर वो जीव ज्योति से शादी कर लें तो उनकी सक्सेस और भी बढ़ जाएगी, और यहीं से राजा गोपाल का ऑब्सेशन डेंजरस होने लगता है। राजा गोपाल बोलते हैं कि लोन तो मिल जाएगा, लेकिन 2 कंडीशंस हैं। पहली कि लोन इंस्टॉलमेंट्स में मिलेगा, और दूसरी हर इंस्टॉलमेंट के टाइम जीव ज्योति को वेल्लोर आना पड़ेगा कुछ रिचुअल्स और पूजा करने के लिए, और ये सब कुछ लगातार 5 फ्राइडेज को किया जाएगा। अब क्योंकि उनको पैसों की ज़रूरत थी तो जीव ज्योति और प्रिंस इस बात के लिए मान जाते हैं। जीव ज्योति जाती है, पूजा भी होती है, इंस्टॉलमेंट्स भी मिलती है, और फाइनली 23 अगस्त 2001 को जीव ज्योति और प्रिंस अपनी ट्रैवल एजेंसी स्टार्ट कर देते हैं, और इनॉग्रेशन खुद राजा गोपाल ही करते हैं। बाहर से सब नॉर्मल लग रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर राजा गोपाल का बिहेवियर इंक्रीजिंगली ऑब्सेसिव होता जा रहा था। वो जीव ज्योति को घर बुलाने लगे, ऑफिस बुलाने लगे, गिफ्ट्स देने लगे, मना करने पर गुस्सा होते थे। फिर सितंबर 2001 के आसपास जीव ज्योति की हेल्थ खराब हो जाती है, तो उनको हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ता है। और यहाँ एक अजीब चीज होती है, राजा गोपाल खुद अपने प्राइवेट डॉक्टर्स के साथ हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। डॉक्टर्स रिपोर्ट्स वगैरह चेक करते हैं और बोलते हैं पेशेंट्स को दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करना पड़ेगा। राजा गोपाल जीव ज्योति को एक मोबाइल फोन देते हैं और बोलते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे डायरेक्टली कॉल करना। दूसरे हॉस्पिटल्स में वही डॉक्टर सडनली बोलते हैं कि तुम तो एकदम ठीक हो, और उल्टा प्रिंस को सीमेन टेस्ट कराने के लिए बुलाया जाता है। 24 सितंबर 2001 राजा गोपाल के लोग प्रिंस को घर से पिक करते हैं, हॉस्पिटल ले जाते हैं, और वहाँ एलिजेडली उसको बोला जाता है कि शायद वो HIV पॉजिटिव है। इसी बीच राजा गोपाल जीव ज्योति को फोन करते हैं और कहते हैं कि प्रिंस तुम्हारे ऊपर काला जादू कर रहा है, उसने तुमसे पैसे के लिए शादी करी है, वो तुमसे पिक्चरों में काम करवाएगा। जीव ज्योति ऑफकोर्स फोन काट देती है, उसको ये सब बहुत अब्सर्ड लगता है। लेकिन उसी रात लेट नाइट उसके घर के बाहर एक नॉक होता है, और गेट के बाहर होते हैं राजा गोपाल, साथ में लाए होते हैं जीव ज्योति की फैमिली को। राजा गोपाल चिल्लाना शुरू कर देते हैं, तुम्हारी बेटी को तमीज नहीं है, जानती भी है किससे बात कर रही है। जीव ज्योति थ्रेटन करती है कि वो पुलिस को कॉल करेगी, तो राजा गोपाल अपना फोन उसके हाथ में देते हैं कि लो करो कॉल, जिस पुलिस स्टेशन में करना है करो, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और उन दोनों को 2 दिन का टाइम दिया जाता है। उस रात प्रिंस और जीव ज्योति डिसाइड करते हैं कि वो चेन्नई छोड़कर भाग जाएंगे, लेकिन राजा गोपाल भी तैयारी कर चुके होते हैं। जब फैमिली घर से निकलने की कोशिश करती है, बाहर राजा गोपाल के आदमी ऑलरेडी खड़े होते हैं। जो दिन में रेस्टोरेंट्स के मैनेजर्स हैं, वही रात को राजा गोपाल के गुंडे भी हैं। तो जब वो दोनों रात को भागने की कोशिश करते हैं, राजा गोपाल के लड़के उनको उठाकर अशोक नगर के एक गोडाउन में ले जाते हैं, एक रूम में बंद कर देते हैं। कुछ देर बाद राजा गोपाल वहां पहुंचते हैं और बिना कुछ बोले प्रिंस को जोर से थप्पड़ मारते हैं। उसके बाद उनके आदमी प्रिंस को बहुत पीटना शुरू कर देते हैं। प्रिंस हेल्प के लिए जीव ज्योति की तरफ देखता है, लेकिन राजा गोपाल चिल्लाते हैं, अगर उसको हाथ भी लगाया तो जान से मार दूंगा। जीव ज्योति कॉर्नर में बैठी रो रही होती है, लेकिन राजा गोपाल उसके पास जाकर बोलते हैं, तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझसे बचकर भाग सकती हो? मैं जो चाहूँ तुम्हारे साथ वो कर सकता हूँ। फिर वो एक बहुत स्ट्रेंज लाइन बोलते हैं। वो बोलते हैं कि मैं तुम्हारे साथ कोई नीच हरकत नहीं करूंगा, क्योंकि मैं तुम्हें सही तरीके से अपनी वाइफ बनाना चाहता हूँ। उसके बाद उन दोनों को घर भेज दिया जाता है 1 हफ्ते का डेडलाइन देकर। लेकिन अगले ही दिन एक अनएक्सपेक्टेड फोन कॉल आता है राजा गोपाल के आदमी डैनियल का, और सरप्राइजिंगली वो थ्रेटन नहीं करता है, वो एडवाइस देता है जीव ज्योति को कि पुलिस कंप्लेन करो। लोकल पुलिस नहीं, डायरेक्ट चेन्नई पुलिस के कमिश्नर के पास जाओ। प्रॉब्लम ये थी कि घर के बाहर राजा गोपाल के लोग पूरी तरह तैनात थे। फिर भी समहाउ प्रिंस और जीव ज्योति निकल जाते हैं और सक्सेसफुल भी हो जाते हैं भागने में, और चेन्नई पुलिस कमिश्नर के ऑफिस पहुंचकर राजा गोपाल के अगेंस्ट 30 पेज की कंप्लेंट फाइल करी जाती है। लेकिन जब वो लोग घर वापस आते हैं, सिक्योरिटी और टाइट हो चुकी होती है। तो डैनियल उनको एडवाइस करता है कि तुम कुछ दिन के लिए छुप जाओ। दोनों एक छोटे से होटल के रूम में अंडरग्राउंड हो जाते हैं। उनको लग रहा है कि शायद पुलिस हेल्प करेगी, लेकिन कुछ नहीं होता। तब जीव ज्योति डिसाइड करती है कि वो मीडिया के पास जाएगी। डैनियल बोलता है, मैं एक रिपोर्टर से मीटिंग फिक्स कराता हूँ। लोकेशन दिया जाता है चेन्नई पौंडीचेरी का हाईवे। शाम का वक्त है। प्रिंस और जीव ज्योति लोकेशन पर पहुंचते हैं, और तब 2 एम्बेसडर कार उनका रास्ता ब्लॉक कर देती है। एक कार से आदमी उतरते हैं, हाथ में डंडे और चाकू वगैरह लेके, और दूसरी कार से उतरता है डैनियल, क्योंकि ये सब एक ट्रैप था। प्रिंस और जीव ज्योति को जबरदस्ती गाड़ी में डाला जाता है और राजा गोपाल के पास ले जाया जाता है। राजा गोपाल उनको वही 30 पेज वाली कंप्लेंट दिखाते हैं और बोलते हैं, मैंने बोला था ना, पुलिस से कुछ नहीं होगा। उसके बाद जीव ज्योति को कार में बिठाया जाता है। राजा गोपाल उनको बोलते हैं कि प्रिंस पीछे वाली गाड़ी में है, तुम परेशान मत हो। लेकिन जब जीव ज्योति पीछे देखती है, वहाँ कोई गाड़ी नहीं होती। राजा गोपाल उनको एक गांव ले जाते हैं जो कि तांत्रिक विद्या के लिए बहुत माना जाता था उन दिनों में। वहाँ उसकी पूजा करवाई जाती है। इसी दौरान एक आदमी भागा हुआ आता है और राजा गोपाल को धीरे से कान में कुछ बताता है कि प्रिंस
भाग गया। सिचुएशन टेंस हो जाती है। राजा गोपाल जीव ज्योति को घर छोड़ देते हैं। अगले दिन जीव ज्योति को प्रिंस फोन करता है। वो बोलता है डैनियल को मुझे मारने के लिए पैसे दिए गए थे, लेकिन उसने मुझे भागने दिया है। और वो जीव ज्योति को बोलता है कि तुम चेन्नई छोड़कर भाग कर आ जाओ। लेकिन जीव ज्योति बोलती है कि मैं नहीं निकल सकती हूँ, घर के बाहर राजा गोपाल के बहुत सारे आदमी तैनात खड़े हैं। और वो उसको बोलती है कि तुम ही वापस आ जाओ, मैं अन्ना से माफी मांग लूंगी। और फिर प्रिंस वापस आ जाता है। शायद उन्हें लगता है कि सिचुएशन काम हो जाएगी, लेकिन ये उनकी सबसे डेंजरस मिस्टेक थी। जीव ज्योति राजा गोपाल को फोन करती है और रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज हमें छोड़ दीजिए। राजा गोपाल उनके घर आते हैं। प्रिंस और जीव ज्योति दोनों उनके पैर पकड़ के माफी मांगते हैं, लेकिन राजा गोपाल उनको ऑफिस ले जाकर बंद कर देता है। फिर राजा गोपाल डैनियल को बुलाता है और पूछता है कि तुमने प्रिंस को मार दिया। डैनियल बोलता है कि हाँ मैंने तो मार दिया। और तभी राजा गोपाल प्रिंस को सामने ले आता है और पूरे रूम में साइलेंस। खैर फिर राजा गोपाल जीव ज्योति और प्रिंस से एक ब्लैंक पेपर पर सिग्नेचर्स करवाते हैं, कंप्लेन विड्रॉल स्टेटमेंट्स खुद ही लिखवाते हैं और पुलिस को दे देते हैं। और उसके बाद जीव ज्योति को फिर से उन्हीं तांत्रिक के पास ले जाया जाता है। लेकिन रास्ते में प्रिंस को गाड़ी से निकाल दिया जाता है और राजा गोपाल अपने आदमियों को कहता है कि इसको खत्म कर दो, मुझे ये दोबारा दिखना नहीं चाहिए। ये आखिरी बार था जब जीव ज्योति ने प्रिंस को जिंदा देखा। प्रिंस के मिसिंग होने के बाद राजा गोपाल रुके नहीं। वो जीव ज्योति को एक एस्ट्रोलॉजर के पास ले जाते हैं। एस्ट्रोलॉजर एलिजिटली बोलता है कि तुम्हारे और प्रिंस की कुंडली मैच नहीं करती, तुम दोनों पति पत्नी नहीं हो सकते, भाई बहन हो सकते हो। और फिर कुछ रिचुअल्स किए जाते हैं। जीव ज्योति को माला वगैरह पहनाई जाती है। उसको समझ नहीं आता है कि क्या हो रहा होता है। घर पहुंचने के बाद उसकी माँ उसको बताती है ये प्रिंस का अंतिम संस्कार के रिचुअल्स थे और तुम्हारी दूसरी शादी कर दी गई है राजा गोपाल के साथ। जीव ज्योति मेंटली कोलैप्स करने लगती है। डिप्रेशन, खुद को आइसोलेट करना, खाना पीना छोड़ देना। फाइनली फैमिली सीक्रेटली चेन्नई छोड़कर अपने विलेज भाग जाती है और वहां उनको मिलती है चेन्नई की पुलिस। इस बार ऑफिशियल FIR रजिस्टर होती है। अरेस्ट शुरू होते हैं और शुरुआत होती है राजा गोपाल के एसोसिएट से, जिनको अरेस्ट किया जाता है इंक्लूडिंग डैनियल। और शायद पहली बार राजा गोपाल को लगा कि सिचुएशन अब पैसों से कंट्रोल नहीं हो सकती, इसलिए वो खुद ही सरेंडर कर देते हैं। उनको मद्रास सेंट्रल जेल में रखा जाता है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिशियली शुरू होती है। पुलिस राजा गोपाल की फर्स्ट वाइफ से भी बात करती है। वो एलिजिडली कहती हैं कि मुझे पता है कि मेरा हस्बैंड वुमेनाइजर है, शायद क्रिमिनल भी, लेकिन बहुत सारी फैमिलीज उनके बिजनेस पर डिपेंडेंट है, तो प्लीज उनको छोड़ दीजिए। लेकिन डैनियल कन्फेस कर देता है और बताता है कि प्रिंस की बॉडी कोडई कैनाल में डंप की गई थी। पुलिस सर्च करती है, लेकिन इनिशियली बॉडी मिलती नहीं है। केस वीक पड़ने लगता है और फिर 2 महीने के बाद 31 अक्टूबर 2001 2 फॉरेस्ट गार्ड्स को पहाड़ों में एक बॉडी मिलती है। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के अकॉर्डिंग नॉर्मली उस एरिया में बॉडी मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, लेकिन प्रिंस की बॉडी पहाड़ों से फेंकी तो गई, लेकिन वो ज्यादा नीचे ना जाकर कुछ ही फीट पे जाकर अटक गई और इसीलिए फॉरेस्ट गार्ड को वो मिल भी गई। शायद राजा गोपाल की जिंदगी की सबसे बुरी किस्मत वही दिन थी कि बॉडी कंप्लीटली डिसअपीयर हुई नहीं। फेब 2002 चार्जशीट फाइल होती है। 2003 में ट्रायल्स ऑफिशियली स्टार्ट होते हैं और इस पूरे ट्रायल के दौरान एक चीज नोटिस की गई, राजा गोपाल बिल्कुल काम रहते हैं, जैसे उनको यकीन होता है कि उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक रिपोर्टर ने उनको पूछा भी, आपको डर नहीं लग रहा है? और राजा गोपाल का जवाब था, मुझे कुछ नहीं होगा। और आयरॉनिकली जब कोर्ट में मर्डर ट्रायल चल रहा था, सरवाना भवन और भी बड़ा होने लग गया। ऐसा नहीं है कि वो बिजनेस कम हो गया था, उल्टा उन दिनों उन्होंने एक्सपेंड भी किया। इंडिया के बाहर कनाडा, USA, दुबई, यूरोप, पता नहीं कहाँ का ब्रांड तो बहुत ग्रो कर रहा था। लेकिन एलिजिडली इसी दौरान राजा गोपाल जीव ज्योति को केस विड्रॉ करने के लिए ऑफर्स भी दे रहे थे, पैसे, कॉलेज की फीस, जॉब सब ऑफर किया, लेकिन जीव ज्योति पुलिस कंप्लेन वापस विड्रॉ नहीं करती। 2004 में सेशन कोर्ट्स ने राजा गोपाल को कन्विक्ट किया, लेकिन मर्डर नहीं, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर के लिए। कोर्ट का मानना था कि राजा गोपाल का इंटेंशन डायरेक्टली मर्डर का नहीं था। सेंटेंस मिलता है 10 साल की जेल और 50 लाख रुपए फाइन। लेकिन चेन्नई पुलिस इस वर्डिक्ट को चैलेंज करती है, तो केस मद्रास हाईकोर्ट जाता है और 2009 में हाई कोर्ट राजा गोपाल को मर्डर केस में कन्विक्ट करती है। सेंटेंस लाइफ इम्प्रिजनमेंट। राजा गोपाल सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। हेल्थ ग्राउंड्स पर उनको रिलीफ मिलता है, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल। फाइनली 29 मार्च 2019 सुप्रीम कोर्ट लाइफ इम्प्रिजनमेंट अपहोल्ड करता है। तब राजा गोपाल 72 साल के हो चुके थे। कोर्ट सरेंडर के ऑर्डर देता है, लेकिन सरेंडर के कुछ ही दिन पहले राजा गोपाल एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर एडमिट हो जाते हैं। उनके लॉयर सरेंडर को डिले करवा देते हैं और फिर बाद में चेन्नई के गवर्नमेंट हॉस्पिटल के वार्ड में उनको शिफ्ट कर दिया जाता है। 18 जुलाई 2019 राजा गोपाल को हार्ट अटैक आता है और उनकी डेथ हो जाती है। और इस पूरी कहानी का शायद सबसे हॉन्टिंग पार्ट यही है। जीव ज्योति तो ये मानती है कि उनको जस्टिस सर्व नहीं हुई है, क्योंकि इतने सालों के बाद जब फाइनली उनको सुप्रीम कोर्ट ने लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई तो राजा गोपाल बिना अपनी पनिशमेंट सर्व किए चले गए। आज जीव ज्योति एक ब्राइडल टेलरिंग का बिजनेस चलाती है और सरवाना भवन वो आज भी वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर साउथ इंडियन फूड चेन्स है।
इन दी वर्ल्ड। कभी कभी किसी इंसान की सक्सेस स्टोरी इतनी बड़ी हो जाती है कि लोग उसके अंदर के इंसान को देखना ही बंद कर देते हैं। पी राजागोपाल को लोग एक विजनरी बिजनेसमैन मानते थे और शायद वो थे भी, लेकिन इस केस ने एक और चीज दिखाई कि जब पावर, ऑब्सेशन और ब्लाइंड बिलीफ एक साथ मिलते हैं ना, तो एक सक्सेसफुल एम्पायर के पीछे एक टेरिफाइंग रियलिटी भी छुपी हो सकती है। और शायद इस कहानी का सबसे अनकंफर्टेबल क्वेश्चन यही है, अगर प्रिंस की बॉडी कभी मिलती ही नहीं तो क्या इंडिया कभी भी जान पाता है कि डोसा किंग के एम्पायर के पीछे क्या रियलिटी है।